लो जी, लाखों हाजी हज से महरूम हो गए टूर ऑपरेटर्स की छोटी सी गलती की वजह से। हज की बात करें तो कैसा मुकद्दस फरीज़ है जिसकी अदायगी के लिए मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, वक्त और जज्बा खर्च करते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर साल हज़ारों लोग हज की सआदत हासिल करने के लिए तैयारी करते हैं, वहां इंतज़ामी गफलत या बद इंतज़ामी किसी सानहे से डेफिनेटली कम नहीं होती। पता नहीं हम लोगों के अंदर डिसिप्लिन कब आएगा, हम लोगों के अंदर एथिक्स कब आएंगे और हम लोगों के अंदर मुस्तकिल मिजाजी कब आएगी, मेरी समझ से बालातर है। खास तौर पर जब इंसान सालों से ख्वाब देख रहा हो, जमा पूंजी एक एक रुपया जोड़ रहा हो और सिर्फ किसी और की लापरवाही के बायस उसकी सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाए, तो सिर्फ ये एक इंतजामी नाकामी नहीं होती बल्कि एक जज्बाती और रूहानी सदमा भी हो सकता है। हालिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2025 के हज के लिए पाकिस्तान से तकरीबन 1,79,000 अफराद का कोटा मुकर्रर किया गया था। इनमें से 25,000 से ज्यादा अफराद ने निजी हज यानी जो प्राइवेट हज जिसे कहते हैं उन निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए दरखास्तें दी। लेकिन अफसोस बात यह है कि इन निजी इदारों की गैर जिम्मेदारी, नाअहली और नाकस इंतजामात की वजह से हजारों अफराद अपने ख्वाबों के सफर से महरूम रह जाएंगे। ये सूरत हाल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये ना सिर्फ उन निजी कंपनियों की कारकर्दगियों पर सवाल या निशान है, बल्कि वजारत मजहबी अमूर की निगरानी और निज़ाम के ऊपर भी संगीन सवालात उठाती है। साबिक वजीर जो है ना, सरदार यूसुफ ने इस हवाले से वाज़े तौर पर कहा है कि वजारत ने सऊदी हुकाम से वक्त पर मुलाकातें की, तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल करने की कोशिशें की, लेकिन निजी शोबे की तरफ से वो ताउन नहीं मिल सका जो दरकार था। बाज कंपनियों ने वक्त पर हाजियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल ही नहीं की, कुछ ने मुनासिब रिहायशी सहूलियात ही फराहम नहीं की, और कई एक तो इस पूरे निज़ाम को महज एक कारोबारी मौका समझकर दाखिल होते हैं, जहां ना इनको तजुर्बा होता है ना इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन क्या कहा जा सकता है, पाकिस्तान है, पूछगछ करने वाला तो कोई और है नहीं। असल मसला ये है कि हज जैसे हसास और बामानी फरीजे को भी कुछ लोग महज प्रॉफिट का एक सोर्स समझते हैं। निजी हज ऑपरेटर्स में अक्सरियत ऐसी है लोगों की जिनके पास ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना तरबियत याफ्ता टीम होती है और ना ही कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी होती है। ये लोग सिर्फ इश्तिहारात के जरिए हाजियों को अपने पास उनको मोटिवेट करते हैं और बाद में जब वक्त आता है तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है। हज के बाद फिर हज के दौरान अक्सर औकात शिकायत सामने आती हैं, रिहाइश का फुकदान, फ्लाइट्स की ताखीर और खाने पीने के मसाइल, और सबसे बढ़कर रहनुमाई की कमी होती है। और यह सब इस बात की अलामत है कि निजी हज स्कीम को सख्त निगरानी और सख्त कवानीन की जरूरत है। हुकूमत ने अगरचे इस बार इस मामले का नोटिस लेते हुए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है जो ये तय करेगी कि किन इदारों की वजह से ये कोताही हुई है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन ये वक्त आर्जी इकदाम का तो नहीं है ना, बल्कि मुस्तकिल पॉलिसीज और इस्लाहात का है। ऐसे तमाम हज ऑपरेटर्स की कारकर्दगी का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए, उनके लाइसेंसेस का आज सरे नो जायजा लिया जाए और सिर्फ उन इदारों को इजाजत दी जाए जो ना सिर्फ बाएतमाद हो बल्कि मुकम्मल इंतजामी निज़ाम के तहत हाजियों को सहूलियात देने के अहल भी हों। एक और अहम पहलू की तरफ आपकी जो है ना तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा, वो ये है कि जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है कि अवाम खुद भी बगैर तहकीक के सिर्फ कम कीमत या दिलकश ऑफर्स देखकर किसी भी निजी इदारे के साथ मुआहिदा कर लेते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अवाम में भी आगाही पैदा की जाए कि वो रजिस्टर्ड, तजुर्बाकार और जो सरकारी मंजूरी जिनको दी गई है, मंजूर याफ्ता जो इदारे हैं, उनके साथ सिर्फ ट्रैवल करें। और आखिर में ये समझना निहायत ज़रूरी है कि हज सिर्फ एक फरीज़ा नहीं है बल्कि एक इश्क भरा सफ़र है। इसमें शामिल हर कदम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, और जब कोई इंसान अपने रब की घर की तरफ जाने की तैयारी में हो तो वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता है। ऐसे में अगर कोई उसके जज्बात, उसकी नीयत और उसके ख्वाबों से खेलता है तो वो ना सिर्फ कानूनी मुजरिम है बल्कि इखलाकी तौर पर भी बहुत बड़ा मुजरिम है। अब वक्त आ गया है ऐसे अनासिर को बेनकाब किया जाए, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए और हाजियों के सफ़र को एक ऐसा तजुर्बा बनाया जाए जो रूहानी भी हो, आसान भी हो, क्योंकि रब का मेहमान बनने का ख्वाब सबका होता है और इस ख्वाब को किसी की गफलत से चकना चूर होना किसी सूरत हाल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको, मुझे भी मदीना और मक्का की ज़ियारत की सादत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं
مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔